हम लोगों का क्या है, माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ऐसी बातें सुन करके, ऐसी कहानियां सुन करके कि देखो इस स्टॉक में पैसा लगा दोगे तो आने वाले टाइम में ये होने वाला है, तो ये हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है स्टॉक मार्केट में, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर समझा जाए तो। आपको देखना है कि क्या ऐसा है जो नहीं बदलने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपको अपने पैरामीटर्स बता रहा हूं। मेरे 100 से ऊपर पैरामीटर्स हैं। कई कंपनीज हैं वहां पे 100 में से 10 में टिक होता है, कहीं 50 में होता है, कहीं पे जा करके फाइनली एक ऐसा स्टॉक मेरे को मिला है जहां पे 99 पे टिक हो गया है, वहां पर मैंने बेट ली है। इसका मतलब क्या है, जहां पे रिस्क ऑलमोस्ट 0% हो लेकिन रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। अगर ऐसा हो गया तो बिना कुछ करे, अगर आप एक्चुअल में कुछ नहीं करना जानते हो तो, अगर करने का कीड़ा है और कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या कि आपने एक शेयर लिया, आज मानो 50 रुपए का लिया, वो कुछ महीने बाद 100 रुपए का हो गया, तो आपके अंदर कीड़ा होगा, थोड़ा सा बेच देता हूं कहीं नीचे ना आ जाए। तो जहां आपने कुछ किया वहीं गड़बड़ हो गई। उस वक्त आपको देखना होगा कि क्या 100 रुपए में भी वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। क्योंकि मानो 50 रुपए का वो 100 रुपए हुआ एक साल बाद, अरे तो बिजनेस भी तो बड़ा है ना, उसके फंडामेंटल्स भी तो बेटर हुए हैं। इसको एंकरिंग बायस बोलते हैं, अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे। मतलब क्या, जितने में आप खरीद लेते हो वही आपका बायस बन जाता है, वो एक एंकर बन जाता है। अब उससे ऊपर खरीदना आपको महंगा लगता है, बट जो नया आदमी आ रहा है पहली बार खरीदने के लिए, उसको महंगा नहीं लगेगा, वो उस वक्त उसकी वैल्यू देखेगा। तो यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू बाय मोर and not sell under any circumstances unless and until there is a big problem in that particular company. तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे पहला जो पैरामीटर है मेरा, वो मैंने क्या देखा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ना बदले, जो कोई थॉट ना हो, कोई आइडिया ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो। इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन होप, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, लिख करके दे सकते हो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फिर छोड़ दो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, और क्या देखना होता है, Management is also important. The management that is running that business or जब आप मैनेजमेंट को देख रहे हो तो वहां पर क्या देखना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट तो कोई भी अच्छा दिखा सकता है। आपको क्या देखना है, कैप्टन ऑफ द शिप कौन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है। हम इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे कोई आता है मेरे पास में और बोलता है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं और मेरा ये प्लान है, वो प्लान है, वो प्लान है, तो मुझे किसके बेस पे पैसा लगाना चाहिए, प्लान के बेस पे। मैं क्या देखूंगा वहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस इंसान को, मतलब जो एक इंसान टॉप पे बैठा है उसका पोटेंशियल क्या है, वो देखना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री को देखो स्टॉक मार्केट की, वो कंपनीज जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा गंवाया है उसके पीछे जो रीजन था वो था मैनेजमेंट, और जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है उसके पीछे भी जो रीजन है वो है मैनेजमेंट। अगर जो कैप्टन ऑफ द शिप है यानी जो सीईओ है उसमें दम है, तो ऐसा सेक्टर जहां पे इतनी ग्रोथ नहीं भी आ रही है वो वहां पे भी ग्रोथ निकाल लेगा। और अगर वो जो सीईओ है उसमें दम नहीं है तो उसको एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेक्टर में ले आकर के बिठा दो, वो एक सेफ गेम खेलेगा, वो अपने आप को बचा करके चलेगा। और अगर ऐसी ही ग्रोथ चाहिए, यानी अगर आपको 15% ही चाहिए, तो उसके लिए तो म्यूचुअल फंड बेटर है ना, उसके लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो। अरे जब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो रिवॉर्ड भी तो बड़ा होना चाहिए। मेक सेंस। तो ये है नंबर 2, दैट इज व्हाट, सीईओ ऑफ द कंपनी। उसको देखो, उसकी कहानी को पढ़ो। इट मस्ट बी सच कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये इंसान कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाला है किसी भी तरीके की। क्योंकि अगर वो इंसान चाहे तो वो कर सकता है गड़बड़, पास में करी है बहुत लोगों ने, उसमें से बहुत सारे आज जेल में भी हैं। आप हंस रहे हो, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत पैसा गंवाया है ऐसे स्टॉक्स के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दिया। उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये स्टॉक ग्रो कर रहा है, इसकी बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, इसका पीएनएल ग्रो कर रहा है, इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, इसकी रेवेन्यू ग्रो कर रही है। अरे ये तो देखो वो ग्रोथ आ कहां से रही है। अगर एक बैंक की बात करी जाए तो हो सकता है वो ऐसे लोगों को लोन्स दे रहा है जहां पे पता है वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं, जो भी अभी मैंने कहा है कि वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो टॉप पर बैठा है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। बेस्ड अपॉन व्हाट? नॉट बेस्ड अपॉन योर गट फील, बेस्ड अपॉन हिज और हर पास्ट रिकॉर्ड। ट्रस्ट दोनों तरीके से, एक वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, दूसरा उसमें पोटेंशियल है कुछ बड़ा क्रिएट करने का, दोनों जरूरी है। और बताओ और क्या देखना होता है? सर
मतलब किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने में हम लोग ये भी देखते हैं कि वो फ्यूचर एडॉप्टेशन को कैसे वो करते हैं। जैसे मार्केट में कोई नया कंपटीशन चल रहा है तो उसको वो मतलब कंपटीशन में लाने के लिए अपने आप को कैसे वो अपडेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर आपको पैसा निकालना है या पैसा जमा कराना है तो आप जाओगे बैंक में, वहां पे पासबुक में एंट्री होगी, लाइनों में लगोगे। क्या अब ये सब होता है? सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो बैंक को ज्यादा ब्रांचेस खोलने की जरूरत नहीं है। इसको न्यू एज बैंक बोलते हैं। अब देखो, जैसे जैसे मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूं, ये जो ऑप्शंस है वो नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं। मतलब मान लो 100 बैंक्स हैं, तो जैसे जैसे आप इन पैरामीटर्स को समझोगे तो आप 100 में से 20 पे आ जाओगे, फिर 10 पे आ जाओगे, फिर एंड में गिने चुने 4-5 रह जाएंगे। अब आपको दिमाग लगाना है कि उसमें से सबसे अच्छा कौन सा। जरूरी नहीं जिस पे मैंने बेट ली है उसी पे आपको लेनी है, क्योंकि वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको खुद देखना है। तो बैंक ऐसा होना चाहिए या बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बहुत तेजी से बदल रहा हो, या ये कह लो और जो बैंक है उससे तेजी से बदल रहा हो। तो दैट मस्ट बी अ न्यू एज बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात आपको बताता हूं, एक है बैंक जिसका कि मार्केट कैप है मान लो 5 लाख करोड़, एक है बैंक जिसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़, एक है जिसका है 50,000 करोड़। तीनों में से बेटर कौन सा है? ये आपने बोला 5 लाख करोड़। एक पर्टिकुलर साइज पे जाने के बाद में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। जल्दी से वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके छोटे से चेंज से भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है ओवरऑल बिजनेस के ऊपर। तो वो एक बड़े हाथी के जैसा हो गया जो बहुत तेज नहीं भाग सकता है, और जो बहुत छोटा है उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी बैकिंग नहीं है कि वो बहुत तेज भाग सके। तो जब मैं बात कर रहा हूं इतनी बड़ी बेट लेने की, तो मैं ऐसे बैंक पे नहीं ले रहा हूं जो कि 5 लाख करोड़ है जिसकी मार्केट कैप, क्योंकि 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5,000 करोड़ पे भी मैं बेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां पे रिस्क है। तो आई एम गोइंग विद 50,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ पे पहुंचना अगले 10 साल में कोई बड़ी बात नहीं है अगर उस बैंक में दम है तो। अगर आप ध्यान से मेरी साइकी को समझोगे, मैं क्या कर रहा हूं, रिस्क को कम करता चला जा रहा हूं, लेकिन जो रिटर्न है उसको बचा करके रख रहा हूं। और ये समझ आ रहा है मैंने बैंक ही क्यों चूज किया। उसके पीछे कई रीजंस हैं। एक तो इसमें एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप में से कोई भी उठ करके चला जाए और बोले कि मेरे को बैंक खोलना है तो कोई भी खोल लेगा। मतलब बैंकिंग लाइसेंस मिलना इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है। तो एंट्री बैरियर आ गया। दूसरा, जो आरबीआई है उसकी जो रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। इसलिए मैंने बैंक को चूज किया। जब सेफ्टी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, आपके माइंड में एक ही थॉट आता है, दैट इज एफडी। तो इट इज एज सेफ एज एफडी। हो सकता है जिस बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया है, आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट कैसे पड़ा हुआ है? एज अ डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, या फिर आपने एफडी कराई हुई है उसी बैंक में।